तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था। अब इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे आज इस लेक्चर में देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ऑन इट्स एक्सिस। डिस्क के लिए रेडियस आर गिवन है और इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पे कितना चार्ज है, दैट इज़ सिग्मा। एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस है क्योंकि ये डिस्क है, तो डिस्क के लिए हमें जो एलिमेंट यहाँ पे लेना चाहिए वो एलिमेंट हो जाएगा रिंग। और रिंग एलिमेंट हम लेके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो इसमें मैं रिंग एलिमेंट लेके आगे बढ़ता हूँ। तो सपोज़ एक रिंग इस तरीके की यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो स्टैंडर्ड जैसे रिंग का एलिमेंट लिया जाता है डिस्क में, एग्जैक्टली उसी तरीके से एलिमेंट यहाँ पे लिया जा रहा है। सपोज़ ये रेडियस इसकी हो गई आर और इसकी जो विड्थ है वो विड्थ हो गई यहाँ पे डी आर। ये जो रिंग है वो रिंग एक्सिस पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो ये हमें पता है। और हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग ही होता है। सपोज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी है, तो उस तरीके की जितनी भी रिंग्स होंगी वो सभी के सभी रिंग्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं यहाँ पे सभी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डी का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो डी का एक्सप्रेशन विल बी, तो जो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दिस इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो हमें इसमें अप्लाई करना होगा। तो डी ई लिखते हैं। तो डी में के की जगह तो के आ जाएगा। इस पर चार्ज कितना है, तो इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस रिंग डी क्यू, तो डी क्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पर है चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करने से चार्ज आएगा। तो सिग्मा और जो भी यहाँ पे रिंग है, इस रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो चार्ज की जगह पे मैं लिखूँगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज की जगह पे। अब उसके बाद में ये एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सिस पे, तो वो एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, तो एक्स की जगह तो एक्स ही आ जाएगा यहाँ पे। जो रिंग हमने ली उसकी रेडियस स्मॉल आर है यहाँ पे, तो स्मॉल आर आना चाहिए फिर। तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, बस अब इसे इंटीग्रेट करना बाकी रह गया यहाँ पे। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आप आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे आर डी आर यहाँ पे आ रहा है इसमें, और नीचे भी आर यहाँ पे आ रहा है। तो इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या करें, तो इस तरीके का यहाँ पे, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आर डी आर आ रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए ये जो पूरा नीचे जो क्वांटिटी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ टी स्क्वायर। इससे एक फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि जो पावर 1/2 वगैरह वो भी हट जाएंगे जब मैं इसको यहाँ पर इसमें पुट करूँगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2r dr दिस इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो r dr है वो t dt के इक्वल हो जाएगा, वो डायरेक्टली इसमें हम पुट कर सकते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे स्मॉल r के टर्म्स में, अब हम स्मॉल r को t के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो t की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं r के टर्म्स में बात करता हूँ तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कैपिटल R, ये इसके लिए लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके कैपिटल R। तो अब मुझे लिमिट्स जो है वो t के टर्म्स में रखनी पड़ेंगी। तो जब यहाँ पे r 0 है तो जो t की वैल्यू है वो x के बराबर हो जाएगी। जब यहाँ पे r कैपिटल R है अपर लिमिट, तो t के टर्म्स में जो अपर लिमिट आएगी, तो आप इसमें r यहाँ पे रख लो, तो इट विल बी अंडर रूट, सॉरी r आप यहाँ पे रख लो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये t के टर्म्स में लिमिट होंगी। इन सभी को पुट करने के बाद में इट विल बी अ वेरी इजी इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर अब ये बन जाएगा। आगे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो 2 पाई सिग्मा के, दिस इज़ ऑल कांस्टेंट, आर डी, और ये जो एक्स है ये भी कांस्टेंट है, कहाँ पे कैलकुलेट करना है वो पॉइंट कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। आर डी आर के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा टी डी टी, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और पावर 3/2 है तो टी क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो बहुत आसान सा इंटीग्रेशन हो गया फिर यहाँ पर ही। और इसके जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स जो हमने यहाँ पे देखी है, एक्स से लेकर के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके लिमिट्स। तो अल्टीमेटली 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/t। के की जगह पे यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई सिग्मा एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
-1/t इंटीग्रेशन, तो x √r² प्लस x² यहाँ तक लिमिट, पाई विल बी कैंसल्ड, 1 2 इज़ कैंसल्ड, तो एक 2 बचता है फिर वहाँ पे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और लिमिट पुट करने के बाद में और माइनस का ध्यान रखते हुए 1/x और 1/r² प्लस x² हो जाएगा फिर यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में x मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आगे बढ़ो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फार्मूले को हमें याद रख लेना चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन द एक्सिस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x² होगा। इसका ग्राफ वैसे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट मैं ग्राफ यहाँ पर इसका एक बना देता हूँ। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इस फंक्शन को देखो तो x इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, और x को अगर आप बिल्कुल इन्फाइनाइट तक पहुंचा दो, तो x को जब बिल्कुल इन्फाइनाइट तक पहुंचा देते हो तो क्या होता है कि ये r को आप हटा सकते हो एक तरीके से, x बहुत बड़ा हो गया, तो x/x ये 1 जैसा ही हो जाएगा और ये 1 जैसा हो जाएगा, तो 1 - 1 ये 0 टाइप का ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहीं से स्टार्ट करते हुए फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ये एक तरीके से ये 0 में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X फॉर डिस्क। तो इसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर और थिन रॉड। तो सपोज एक वायर इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, और इस वायर की वजह से मुझे किसी इस तरीके के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, तो r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं इस एंड से ज्वाइन करता हूँ तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो है अल्फ़ा, और सपोज़ इस एंड से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। और ये जो वायर है, इस वायर में क्योंकि जो चार्ज है वो इसके लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर लैम्डा। तो लैम्डा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर। तो इस वायर के बारे में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है एक तरीके से, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, तो उसके लिए ये दो एंगल स्पेसिफाई किए गए हैं कि उस एंड से ये जो परपेंडिकुलर है इसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और इस परपेंडिकुलर का इस एंड से जो एंगल बन रहा है बीटा। तो हमें जो भी आंसर निकालना है अब वो इन टर्म्स में निकालना है, लैम्डा, r, अल्फ़ा और बीटा, इनके टर्म्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकालना है। तो ऑब्वियस है कि हमें इस वायर पे एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होंगे और उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें विजुलाइज करना होगा कि वो कैसे आ रहा है, और उसको प्रॉपरली फिर इंटीग्रेट करना होगा हमें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे अब अगला डायग्राम यहाँ बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लेके देखता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट था जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो मैं एलिमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से मैं कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ, और y जाने के बाद में dy या x और dx भी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि इस डायरेक्शन में दिख रहा है मैंने y और dy बोल दिया इसको। तो y और dy, ये जो dy एलिमेंट यहाँ पे लिया गया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में आ जाएगा, एक तरीके से ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप खुद ही विजुलाइज कर सकते हो यहाँ पे कि डिफरेंट अगर मैं एलिमेंट्स लूँगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे जो आप लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। तो सभी एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहे, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहे हैं। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट, डायरेक्टली आप डी का एक्सप्रेशन लिख के उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करने होंगे दो अलग अलग यहाँ पे। और जैसे हमने रिंग के कुछ एग्जांपल्स किए थे, वहाँ पर क्या हुआ था कि एक कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाता था और हमें बस केवल दूसरे कंपोनेंट को ही इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती थी, दो कंपोनेंट इंटीग्रेट करने से हम बच जाते थे। तो यहाँ पर भी एक बार मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक कंपोनेंट यहाँ पर कैंसिल कर पाएँ और दूसरे कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें सिर्फ। तो सपोज़ अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ तो ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये एक तरीके से हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा फिर डी ई साइन थीटा। अगर आप कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर इस तरीके के अगर नीचे लेते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं जस्ट एक अलग डायग्राम में इनको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे जब आप एलिमेंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि ठीक है इधर वाले एलिमेंट्स तो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ऊपर आएगा यहाँ पे कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट यहाँ पे नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे करके ये कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो सिचुएशन ली वो नॉन सिमेट्रिक है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर इन जनरल इक्वल नहीं है, इसीलिए डायग्राम बनाने में भी मैंने ये केयरफुल यहाँ पर रहा हूँ मैं इसमें कि मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ दिखाया, बिल्कुल मिड में नहीं दिखाया कि वो एक गलत पिक्चर रिप्रेजेंट करें हमारे माइंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया और जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे लिया उतने डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे ले लिया, तब तो क्या होगा कि इसका और इसका जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर जितने डिस्टेंस पे ये लिया उतने डिस्टेंस पे ये ले लिया, लेकिन यहाँ नीचे का वायर कम है, तो जितना ये लेंथ है उतने लेंथ तक आप ऊपर जाओगे। यहाँ पर मान लो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो यहाँ तक के तो कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इधर के जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं वो तो आएंगे, फिर उनको कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बचेगा नहीं फिर यहाँ पर ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट फिर इसके आ जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फिर अगर ये अल्फ़ा ज़्यादा है तो उस केस में ये डाउनवर्ड कंपोनेंट फिर बचा रह जाएगा। अगर बीटा ज़्यादा है तो उस केस में नीचे की तरफ लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ तो उस केस में ये होगा कि नीचे वाले एलिमेंट्स ज़्यादा हमको मिलेंगे, तो फिर उस केस में इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेंगे, अपवर्ड कंपोनेंट हमको ज़्यादा मिलेंगे फिर यहाँ पे, तो अपवर्ड वाला फिर बचा रह जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये बीटा कम है अल्फ़ा ज़्यादा है तो डाउनवर्ड कंपोनेंट बचा रह जाएगा। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ वायर का लेंथ ज़्यादा है यानी कि बीटा ज़्यादा है और अल्फ़ा कम है तो उस केस में ऊपर की तरफ कंपोनेंट बचा रह जाएगा। अगर ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाए, तो उस केस में ये होगा कि जितना ऊपर वाला वायर प्रोड्यूस कर रहा है उतना नीचे वाला वायर प्रोड्यूस करेगा और अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिलेशन तभी होगा जब सिमेट्री आ जाए, लेकिन हम तो एक जनरल केस नॉन सिमेट्रिक केस यहाँ पे ले रहे हैं, तो उस केस में डी साइन थीटा जो होंगे वो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होंगे। तो अब की बार हमें इसको भी लेके चलना पड़ेगा और इसको भी लेके चलना पड़ेगा। आप इसके डायरेक्शन को इन जनरल वे बोल सकते हो कि इट इज़ इन रेडियल डायरेक्शन। एक तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी वायर है तो इस वायर के लिए इस तरीके की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शन इसके लिए रेडियल हो जाएगी अगर इस तरीके का वायर है, और ये जो डायरेक्शन जो इस तरीके का डायरेक्शन है वो एक तरीके से इस वायर के पैरेलल डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर वहाँ पर भी पॉइंट है तो उस तरीके से रेडियल हो जाएगा, तो कहीं पर भी पॉइंट है तो इस तरीके से रेडियल होगा, इस तरीके से रेडियल होगा, ऐसे रेडियल होगा। तो एक तो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके पैरेलल। यहाँ पे रह के भी ऐसे पैरेलल हो सकता है, यहाँ पे रह के भी ऐसे पैरेलल हो सकता है यहाँ पर ये। तो इसको आप या तो रेडियल नाम दे दो, DE रेडियल, या फिर इसको आप बोल सकते हो DE परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी वायर। और इसको आप नाम दे दो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है दिस इज़ DE अलोंग दी वायर, यानी कि पैरेलल टू दी वायर। तो वन इज़ परपेंडिकुलर और रेडियल कंपोनेंट एंड वन इज़ पैरेलल कंपोनेंट। तो हमें दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और दोनों डायरेक्शन में नेट पता करना पड़ेगा, उससे हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे इसका। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो मैं डी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ कि डी का क्या एक्सप्रेशन बनने वाला है, उसके बाद उससे कंपोनेंट्स करेंगे। तो डी का जो एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा, अगेन क्योंकि पॉइंट चार्ज यहाँ पर ही है तो पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास में, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज, तो के क्यू यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आर था और ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे उसका तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया डी का एक्सप्रेशन। लेकिन आपको अगर रेडियल नेट निकालना है या परपेंडिकुलर नेट निकालना है तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें। तो वी हैव टू इंटीग्रेट डी कॉस थीटा। तो ई परपेंडिकुलर और ई रेडियल इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा फिर के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो थीटा भी यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे उसके लिए थीटा अलग अलग आएगा यहाँ पे, फिर वाई भी यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया। तो एक इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल्स रख करके वी कैन नॉट इंटीग्रेट, हमें किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर हमारे पास में चॉइस है कि या तो हम y के टर्म्स में इंटीग्रेट करें, y को रिटेन कर लें, यहाँ पे y को बचा लें और थीटा को y के टर्म्स में ले आएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप y को हटा दो और कंप्लीट इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में करो। तो क्योंकि हमें जो यहाँ पर डेटास दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा और ये सब थीटा के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थीटा के टर्म्स में इसको लेकर के आ जाएँ यहाँ पे। तो y और r ये आपस में रिलेटेड है यहाँ पे थीटा से। तो r तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल है,
तो y और थीटा आपस में रिलेटेड है। आप यहाँ पे इस ट्राइंगल से लिख सकते हो y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, इट कैन बी रिटन। तो मैं यहाँ पर y को यहाँ से हटा देता हूँ और y के जगह पे आर टेन थीटा रखूँगा, लेकिन dy को भी हटाना पड़ेगा। तो dy को हटाने के लिए फिर यहाँ पर dy इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार सारा यहाँ पर सब्सटीट्यूशन में यहाँ पे कर लेता हूँ। बेसिकली वी आर सब्सटीट्यूटिंग कि y की जगह पे यहाँ पर पुट कर रहे हैं आर टेन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर इस जो के लैम्डा वगैरह वो सब तो बाहर आ जाएंगे, डी वाई की जगह पे हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे तो ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हो कि आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे और नीचे सिर्फ आर की एक पावर यहाँ बच जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा हो गया। आप देख सकते हो जो कॉस थीटा पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था वो तो एज इट इज़ रह गया, और बाकी का सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सेटल हो गया अच्छे तरीके से, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, के लैम्डा बाई आर हो गया बाकी सब कुछ जो था। और ऑब्वियसली यहाँ पे डी थीटा यहाँ पे चल रहा था साथ साथ, तो कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट्स आपको यहाँ पुट करनी है, तो थीटा की लिमिट्स तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, और पहले भी इस तरह की लिमिट्स आई हुई हैं। आप थीटा को देखो यहाँ से मेज़र कर रहे हो, ये जो भी यहाँ पर ये लाइन है इस लाइन से थीटा को मेज़र कर रहे हो, तो इस लाइन पे एक तरीके से थीटा क्या है, जीरो। अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलता हूँ तो इस पॉइंट के लिए थीटा एक तरीके से जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे आप ये एलिमेंट सेलेक्ट करते जाओगे थीटा अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ठीक है, तो थीटा अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहता हूँ, या फिर इस डायग्राम में देखो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहता हूँ तो थीटा को मेरे को वेरी कराना पड़ेगा। थीटा यहाँ पर जीरो होगा और मैं इस पॉइंट को लूँगा तो फिर थीटा जो है वो अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, थीटा विल बिकम इक्वल टू अल्फ़ा। लेकिन अगर मुझे नीचे वाले एलिमेंट्स लेने हैं, अगर मैं जीरो से अल्फ़ा के लिमिट लगाता हूँ फिर तो ये हो गया कि आपने सिर्फ ये वाला एलिमेंट ले लिया, लेकिन इस पॉइंट के नीचे की भी एलिमेंट्स आपको लेने हैं। तो जो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो फिर आपको थीटा को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। अगर आप इधर की तरफ चल रहे हो, एक सेंस से आपने ये देखा है, ये वाला सेंस लिया हुआ है, तो क्लॉकवाइज में थीटा एक तरीके से पॉजिटिव है यहाँ पर एक तरीके से। लेकिन अगर आप नीचे आना स्टार्ट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करोगे तो फिर थीटा यू हैव टू टेक नेगेटिव। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लेने के लिए थीटा एक तरीके से माइनस बीटा के बराबर होगा। तो थीटा की जो लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फ़ा। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं, बीटा से अल्फ़ा की लिमिट लगा देते हैं, तो उसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बीटा से अल्फ़ा अगर आपने लिमिट लगा दिया तब उसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा। अगर आपने बीटा से अल्फ़ा लिमिट लगाई तो बीटा से अल्फ़ा लिमिट लगाने का मतलब है कि पहले आप यहाँ से बीटा तक गए, उसके बाद में फिर आप यहाँ से अल्फ़ा तक गए। तो बीटा का मतलब है आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, अल्फ़ा का मतलब आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, तो आपने वायर का सिर्फ इतना ही हिस्सा लिया यहाँ पर, इसी हिस्से के एलिमेंट्स आपने उठाए और इसी हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपने बीटा से अल्फ़ा की लिमिट लगाई तो लिमिट जो होगी वो यहाँ पर सही जो लिमिट होंगी वो माइनस बीटा से लेकर के अल्फ़ा। तो इसके बाद आगे तो कुछ खास है नहीं कैलकुलेशंस। तो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, और फिर आप लिमिट्स जब रखोगे तो वहाँ पर दो बार माइनस आ जाएगा, एक माइनस इसके वजह से और एक माइनस जो बीच में आता है उसकी वजह से। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है सिर्फ, जो वायर के परपेंडिकुलर है या रेडियल डायरेक्शन में है। पैरेलल वाला कंपोनेंट निकालना है तो मुझे डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। तो फॉर पैरेलल कंपोनेंट वी हैव टू इंटीग्रेट डी साइन थीटा। और जो हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया तो इसी से थोड़ा सा सीखते हुए अगर हम इसको कर लें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो कॉस थीटा था वो कॉस थीटा साथ में चलता गया, और बाकी का सब कुछ जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, के लैम्डा बाई आर। तो ऐसा इसके साथ भी होगा, तो के लैम्डा बाई आर इसमें भी आएगा और अंदर सिर्फ साइन थीटा यहाँ बच जाएगा, जिससे वहाँ कॉस थीटा बचा था, लिमिट वही माइनस बीटा टू अल्फ़ा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें कई बार कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है आगे चल के। तो के लैम्डा बाई आर माइनस को एक बार आप बाहर ही रख लो यहाँ पे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस माइनस बीटा। अब कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही हो जाता है, तो कॉस के अंदर ये जो एंगल माइनस में उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर, तो ये कॉस बीटा ही हो जाएगा। और फिर एक माइनस और है तो आप यहाँ पे के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा यहाँ पर ये आ रहा है। अब जो हमने दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए, एक तो कंपोनेंट जिसमें कोई माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं आया यहाँ पर, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा आ गया सीधे सीधे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है।
इसमें चक्कर है यहाँ पर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अगर आप डी साइन थीटा को अगर आप ऊपर लेके कैलकुलेट करते कुछ और करते यहाँ पे, तो फिर आंसर आपका चेंज भी हो सकता था यहाँ पर इसमें। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर डिस्कस भी किया इसमें कि जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं, जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हैं, अगर नीचे एलिमेंट्स कम होंगे तो नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो किधर क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं, ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं। तो अगर नीचे की तरफ लेंथ कम मिल रही है यहाँ पे, तो फिर नेट जो है पैरेलल वाला वो डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर नीचे की तरफ अगर लेंथ ज़्यादा मिल रही है, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ लेंथ ज़्यादा मिल रही है अगर यहाँ पे इसमें, और इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, तो इसके वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है, तो नेट कंपोनेंट कैसा आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो इसमें आपको ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा होगा या कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होगा, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो यहाँ मॉड लगा लो बस सीधे सीधे, और आप खुद ही विजुलाइज करो यहाँ पे कि अगर नीचे का पार्ट ज़्यादा होगा तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा, और ऊपर का पार्ट ज़्यादा होगा तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा यहाँ पे। और उसको मैं एक बार यहाँ बना भी देता हूँ। सपोज़ अगर इस तरीके का डायग्राम है इसमें, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे विजिबल हो जाए। सपोज़ ये इस तरीके का डायग्राम है, अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पे ये लिया और एक पॉइंट आपने ये लिया, तो इस पॉइंट के लिए नीचे आपको एलिमेंट ज़्यादा मिल जाएंगे। नीचे अगर एलिमेंट ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पॉइंट पे ई पैरेलल का ई डायरेक्शन होगा और ई परपेंडिकुलर का फिक्स है कि वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पे इसको ऊपर की तरफ ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ई पैरेलल ये हो जाएगा और ये हो गया ई परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल वाले का जस्ट आप यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ध्यान में रखो कि ये मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर इसका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, उससे आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन आप खुद से विजुलाइज कर सकते हो कि अल्फ़ा बीटा, अगर जैसे मान लीजिए कि ये वाला है तो इसमें अल्फ़ा कम है बीटा ज़्यादा है, और ये वाला है तो एक तरीके से इसमें अल्फ़ा ज़्यादा है और बीटा यहाँ पर कम है। लेकिन अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों बराबर हो गए तो उस केस में ई पैरेलल फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट भी उतने ही होंगे जितने ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, तो उस केस में ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी टिग्नोमेट्री लग रही है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ टिग्नोमेट्री यहाँ पर आएगी इसमें। आगे चल के हम एक शॉर्टकट देखेंगे जहाँ से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली बताया जा सकता है, और वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ खास यूज़ होता नहीं है। आप हमेशा इन दोनों के टर्म्स में इसको याद रखो, इन दोनों का ही खास यूज़ होता है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर करके हम निकाल भी लेंगे तो उसका कुछ खास यूज़ होता नहीं है, लेकिन उसको मैं आगे चल करके बताऊंगा यहाँ पर वैसे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हमने अभी बस ये कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं। तो अगर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें पता हो तो डायरेक्शन के लिए आप वो tan phi इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स करके जो निकालते थे वैसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन भी मैं अलग से बताऊँगा वहाँ पर उसमें, तो उसके लिए कुछ मैं अलग तरीका निकालूंगा। यहाँ से आप डायरेक्शन निकालोगे तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो बहुत ही अजीब सा आ जाएगा, फिर उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री से आंसर लाया जा सकता है। लेकिन एक कुछ अलग तरीका है जिससे और आसानी से हम आंसर बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा। तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेडियल और पैरेलल कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसके कुछ स्पेशल केसेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सम स्पेशल केसेस ऑफ दिस फॉर्मूला। एक स्पेशल केस तो यहाँ पर ये है कि अल्फ़ा और बीटा अगर इक्वल हो जाए, तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इक्वल, तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चला जाएगा। ये ई परपेंडिकुलर रेडियल होता है और कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में, जस्ट मैं इंडिकेटिवली दिखा रहा हूँ यहाँ पे ई पैरेलल होता है, तो ई पैरेलल चला जाएगा, ई पैरेलल विल बी ज़ीरो, और सिर्फ ई परपेंडिकुलर या रेडियल बचेगा सिर्फ, और वो हो जाएगा आपका 2 बार साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो इट इज़ 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा। नंबर 2 केस इनफाइनाइट वायर, और ये जो केस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट केस। जो रियल फार्मूला है यहाँ पे, जो जनरल फार्मूला है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। तो इनफाइनाइट वायर अगर यहाँ पर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि दोनों साइड में इनफाइनाइटली यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हो, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, और ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं पर है, तो ये एंगल फिर लगातार बढ़ता जाएगा, तो ऑलमोस्ट फिर ये जो एंगल है वो अप्रोच करने लगेगा 90 डिग्री को। तो इधर से अल्फ़ा और इधर से जो बीटा है वो 90 डिग्री को अप्रोच करने लगेंगे। तो अल्फ़ा विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री, बीटा विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री, और अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर से हो गए। इसका मतलब फिर तो पैरेलल वाला तो रहेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे रेडियल वाला रहेगा। तो E इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन रेडियल।
तो जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर टॉप व्यू देखूँ तो टॉप व्यू में अगर वायर को अगर आप देखो, अगर ये वायर है तो इसके टॉप व्यू में जस्ट यहाँ पर एक टिप दिखाई देगा, इसका जस्ट एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। तो अगर मैं टॉप व्यू में अगर इसको बनाऊँ यहाँ पर, सपोज मैं यहीं बनाता हूँ इसको, तो टॉप व्यू में ये वायर है जस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियल रहेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वही रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट टाइप का यहाँ पर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बनते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा बनने का रीज़न ये हो सकता है कि इसमें अल्फ़ा बीटा का चक्कर नहीं है, सिर्फ आर का चक्कर है। तो आप बोल सकते हो कि ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ इज़ लाइक दिस, ई और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप के हैं यहाँ पर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ओरिजिनल फार्मूला भी याद नहीं रहता है तो आप इस फार्मूले को तो ज़रूर याद रखो। इनफाइनाइट वायर, या कई बार क्वेश्चन के लैंग्वेज में लॉन्ग वायर भी लिखा होगा, तो इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर अगर लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये फार्मूला यूज़ करना है 2k लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन वायर के रेडियल डायरेक्शन में रहेगा, वायर के परपेंडिकुलर। अगर ये वायर इस तरीके का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए। इसका ग्राफ वगैरह जो होगा वो भी हमने इसमें देख लिया। इसके बाद में नंबर 3 पे लेते हैं। ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैं बस बता देता हूँ इसको। हो सकता है कि कुछ रेयर क्वेश्चन इस पे बने, कम ही क्वेश्चन बनेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करे यहाँ पर ये वायर। तो सपोज़ ये वायर है जो कि इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को ऐसा लगेगा कि उधर की तरफ ये इनफाइनाइट है एक साइड में, और एक साइड में फाइनाइट या फिर कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो लैम्डा डेंसिटी है ये आर डिस्टेंस। तो ऑब्वियस अब के बार यहाँ पर रेडियल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो रेडियल वाला तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, और जो पैरेलल है, पैरेलल क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर की तरफ ही होंगे तो ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर ये पैरेलल वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो ई रेडियल आप अल्फ़ा को बोल सकते हो कि π/2 होगा, और बीटा बोल सकते हो कि 0 हो जाएगा। तो ई रेडियल हो जाएगा यहाँ पे k लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ पर आपका ई नेट √2 k लैम्डा बाई आर। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, कंपोनेंट वाइज k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। तो वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रहा है। सपोज एक स्क्वायर है जो 4 वायर से बना है यहाँ पे, और सभी की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के इक्वल है। सेंटर पे हर एक वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये बताना है। तो बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा। किसी एक वायर का यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। सपोज मैं इसको वायर नंबर 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर है, तो हमें कम्प्लीटली इस फार्मूले के हिसाब से चल करके यहाँ पर इसको करना है। यहाँ पर कि फार्मूले में यहाँ पर एक एंगल अल्फ़ा होता था, एक एंगल बीटा होता था, तो वो हमें फार्मूले में जो एंगल होता है वो देखना होगा, और उसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर a/2। तो a/2 इज़ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों एंगल 45-45 हो जाएंगे। तो अल्फ़ा और बीटा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब सिर्फ रेडियल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसको E1 बोल देते हैं, वायर नंबर 1। तो ये E1 यहाँ पर हो जाएगा, और ये सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। आर के जगह पे आप रखोगे a/2, और उसके बाद में साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। तो 2 विल गो अप, तो 2k लैम्डा बाई a, साइन 45 तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 आ जाएगा फिर यहाँ पर ये, और ऊपर फिर हो जाएगा 2√2 k लैम्डा बाई a। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस वायर की वजह से हो गया। अगर आप इस वायर का निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप ऊपर वाले वायर का निकालोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा, इधर वाले वायर का निकालोगे टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। और बहुत आसान ये बता पाना कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 होगा। सिमेट्री भी यही डिमांड कर रही थी यहाँ पे। तो ई नेट विल बी 0, और हर एक की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इतना आएगा, डायरेक्शन कुछ इस तरह की आते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज एक लॉन्ग वायर है, और इस लॉन्ग वायर के चारों तरफ यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी है एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, कोई ग्रेविटी या कोई और दूसरा फोर्स यहाँ पर है नहीं इसमें। तो ये जो है ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है यही यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितने सॉरी जो चार्ज है चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 2k λ/r। आप देख सकते हो कि R यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और जो V का आंसर है फिर मिल जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 2ke λ डिवाइडेड बाई मास का अंडर रूट। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर स्पीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे एक ये वायर है और इस वायर की वजह से यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये जो वायर है वो इनफाइनाइट नहीं है, लॉन्ग नहीं है, ये एक फाइनाइट वायर है, दिस इज़ अ फाइनाइट वायर, ठीक है, नॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसको अपने इस डायग्राम से मैच कराऊँ, जो जनरल डायग्राम होता है जिसको हम याद रखते हैं यहाँ पे, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो आप देखोगे कि अल्फ़ा का जो मेजरमेंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ पे किया गया है इसके अंदर, और जो बीटा का मेजरमेंट है उसका उल्टा किया गया है। तो अल्फ़ा को हम ऐसे मेज़र करते हैं और बीटा को हम ऐसे मेज़र करते हैं, तब जाके हमारे आंसर के अंदर एक बार साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा आता है और एक बार आता है यहाँ पे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बीटा है वो भी उसी सेंस में है और जो अल्फ़ा है वो भी यहाँ पर उसी सेंस में है, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर दोनों सेम सेंस में आ गए हैं। तो अल्फ़ा तो उसी सेंस में जो इसके अंदर होता है, लेकिन बीटा यहाँ पे होता था कुछ अल्फ़ा के अपोजिट सेंस में, लेकिन बीटा भी उसी सेंस में आ गया, तो हम बीटा को फिर नेगेटिव की तरह यहाँ ट्रीट करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रेडियल का आंसर लिखना है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा k λ/r साइन अल्फ़ा, और फिर उसके बाद में जो बीटा है वो नेगेटिव लिखूँगा फिर मैं यहाँ पर, तो ये साइन माइनस साइन बीटा हो जाएगा, यानी कि जो बीटा है उसको मैं माइनस बीटा से रिप्लेस करके लिखूँगा। फिर उसके बाद में अगर मेरे को यहाँ पे पैरेलल का निकालना है, तो पैरेलल में k λ/r, और पैरेलल में तो जैसे अगर कॉस आता है तो कॉस में आप माइनस बीटा कर दो प्लस बीटा कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उसको, तो यहाँ पे वही आंसर आ जाएगा। और अगर मैं प्रॉपरली डायरेक्शन देखना चाहता हूँ कि क्या डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इसमें, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर ही हैं। तो जैसे मॉड लगा के यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। मैं अगर मॉड लगा के लिख रहा हूँ तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉड नहीं लगाना चाहता, मैं प्रॉपर एक जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ विदाउट मोड, तो आप देख सकते हो कि अल्फ़ा यहाँ पर बीटा से बड़ा है इसमें, तो अल्फ़ा अगर बीटा से बड़ा है तो कॉस अल्फ़ा कम होगा, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पर क्योंकि कम है, तो इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, अगर आप मॉड फ्री करके लिखना चाहते हो। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे बीटा माइनस बीटा कैसे लिख दिया यहाँ पर इसमें, तो फिर वो जो डेरिवेशन हमने किया था उस डेरिवेशन में जाएगा, और उस डेरिवेशन में हमने यहाँ पे फिर थीटा की लिमिट्स लगाई थी, इस तरह के एलिमेंट लेके थीटा की लिमिट्स लगाई थी। उस लिमिट में भी मैंने समझाया था कि माइनस बीटा से अल्फ़ा हम क्यों रखते हैं, लेकिन अगर मेरे को सपोज़ कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वायर चाहिए, तो सपोज़ यहाँ से ये बीटा एंगल बन रहा है और इसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा, तो आप बीटा से अल्फ़ा लिमिट रखोगे। तो अगर आप पूरा प्रॉपर करना चाहते हो तो बीटा से अल्फ़ा लिमिट रख करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ पे जो हमने लिमिट्स रखी थी वो रखी थी माइनस बीटा से अल्फ़ा, तो एक तरीके से आप माइनस बीटा ना रख करके बीटा रख रहे हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। जो बीटा आता है फॉर्मूले में उसको मैंने माइनस बीटा से रिप्लेस कर दिया, तो वो हमारे इस क्वेश्चन के लिए भी वैलिड हो गया आंसर फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन किया गया, जैसे दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं और एक वन सेमी सर्कुलर वायर है। तो ये सेमी सर्कुलर और यहाँ पर ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली फार्मूले के क्वेश्चन हैं, हमें फार्मूलेज याद होने चाहिए डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ में, तभी हम सही ढंग से अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते जाओ, जैसे ये नंबर 1, सपोज़ ये नंबर 2, सपोज़ ये नंबर 3, इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के साथ। तो अगर मैं 1 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे लिखता हूँ, तो अभी जस्ट हमने देखा है सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर ओ पॉइंट पे,
तो एक तो हो गया रेडियल जो कि इस डायरेक्शन में होगा के लैम्डा बाई आर। जो पैरेलल होता है वायर के वो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स नीचे की तरफ हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा कंपोनेंट, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। इस तरीके से मैं 2 नंबर का यहाँ पे करता हूँ, तो 2 नंबर का रेडियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस वायर के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो के लैम्डा बाई आर इधर की तरफ आ गया रेडियल कंपोनेंट, और इसका भी जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ ही आएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट विल बी अप, तो ये भी के लैम्डा बाई आर हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड जो है हमारे पास में सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके सेंटर पे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से अवे नीचे की तरफ होगा और कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो दिस इज़ 2 के लैम्डा बाई आर। अब इन सभी को आप देख लो, जोड़ के आसानी से जुड़ जाएंगे ये। तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, ये आपस में ये और ये कैंसिल, ये और ये मिला के हो जाएंगे 2 के लैम्डा बाई आर अपवर्ड्स, और ये अकेला 2 के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड्स है। तो इन सभी का जो एडिशन यहाँ पर आएगा वो एडिशन यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका मतलब ओ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 के बराबर है।